बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अख्तर। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है टाइप्स ऑफ सीपी, यानी सीपी कितनी किस्म का होता है, सेरिब्रल पॉल्सी कितनी किस्म की होती है, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो सीपी जो है ये आमतौर पर चार किस्म की होती है। जो मेन इसकी किस्में हैं, बड़ी जो इसकी किस्में हैं वो चार हैं। स्पास्टिक सेरिब्रल पॉल्सी, डिस्किनेटिक सेरिब्रल पॉल्सी, अटॉक्सिक सेरिब्रल पॉल्सी, मिक्स्ड सेरिब्रल पॉल्सी। ये चार इसकी मेन किस्में हैं पॉल्सी की, जो मुतासर करती हैं बॉडी को। और इनको डिटेल से देखते हैं आगे कि किस किस तरह से ये बॉडी को मुतासर करती हैं और कितना कितना हिस्सा बॉडी का मुतासर करती हैं। ये है पूरा दिमाग, जहाँ पे उसका असर अंदाज होती है। सबसे पहले ये दिमाग का कोई एक हिस्सा चांद खुलिए या इसमें कोई भी एक हिस्सा डैमेज हो जाता है, जिसका असर जो है बॉडी पर पड़ता है और बॉडी मुतासर हो जाती है। जितना दिमाग का नुकसान होता है उतना ही बॉडी के हिस्से का नुकसान हो जाता है, यानी बॉडी के पार्ट्स उतने डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसमें ये है फ्रंटल लोब, मोटर कॉर्टेक्स, स्मेस्टोसेंसरी, प्राइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, सेरिबलम, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम, टेम्पोरल लोब, ऑल्फैक्टरी बल्ब। ये इसके दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से हैं जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं, मुख्तलिफ हिस्सों को उसको कंट्रोल रखते हैं। जैसे इस शक्ल के अंदर दिखाया गया है, ये सारे बटन्स हैं जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ये एक बटन है, ये क्या करता है, ये जो है निगलने को कंट्रोल करता है, ये चबाने को कंट्रोल करता है, ये थूक को कंट्रोल करता है, ये जबान को कंट्रोल करता है, ये जबड़े के जोड़ को कंट्रोल करता है, ये होंठों को कंट्रोल करता है, ये फेस चेहरे को कंट्रोल करता है। फिर चेहरे का पूरा फंक्शन इसके अंदर है। या आई बॉल को कंट्रोल करता है, यानी अंदर जो डेला होता है आंख को, उसको पूरा कंट्रोल करता है। ये आईब्रो को, जो ऊपर लिड्स हैं, उनको कंट्रोल करता है। ये गर्दन को संभालते में और घुमाने में कारआमद होता है। ये जो है थम्स, अंगूठों के, उंगलियों के, इस तरह हाथों के, कलाइयों के, कूनियों के, कंधों के, मुख्तलिफ ये सारे बटन्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, उसकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं और उसमें जो जो उसके फंक्शन हैं उनको कंट्रोल करते हैं। अगर इस किसी एक फंक्शन में खराबी आ जाती है तो वो असरात बॉडी पर पड़ते हैं और बॉडी का वो फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, मुतासर हो जाता है, उसका नुकसान हो जाता है। अब ये है सेरिब्रल पाल्सी, ये दिमाग है सेरिब्रल, और पाल्सी उसके असरात हैं, बीमारियां हैं। दिमाग का जितना हिस्सा डैमेज होगा उतना बॉडी का हिस्सा डैमेज होगा, कमजोर होगा। अब चलते हैं हम जो उसकी टाइप्स हैं उसमें क्या क्या हो सकता है। ये स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी, इसमें क्या होता है, स्टफनेस होती है, अकड़ाव होता है, खिंचाव होता है, तनाव होता है, जिस्म अकड़ जाता है, मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, खड़ा होना दुश्वार हो जाता है। और इस तरह से उसकी जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो सारी की सारी डिस्टर्ब होती है। पूरे का पूरा जिस्म अकड़ा होता है, पीछे कमान की तरह ये देखिए अकड़ जाता है, गर्दन अकड़ जाती है, खिंचाव आ जाता है, टांग में, बाजू में आ सकता है, पूरी बॉडी में आ सकता है, कि किसी भी हिस्से में डिस्टरबेंस हो सकती है। ये स्पास्टिक की है। ये तकरीबन 80% लोगों में पाया जाता है, यानी इससे 80% लोग जो मुतासर होते हैं। इसमें क्या होता है, पट्ठों के जो सिरे हैं उनमें इजाफा हो जाता है, उसकी वजह से पट्ठे जो सख्त हो जाते हैं उनमें अकड़ाव हो जाता है, जोड़ों में अकड़ाव हो जाता है, जिससे क्या होता है, उसकी हरकत बड़ी अजीबो गरीब सी हो जाती है। आगे है डिस्कनेटिक सेरिब्रल पाल्सी। इसमें क्या होता है, ये गैर मामूली होता है, यानी बहुत मामूली सा होता है। इसमें उसकी मूवमेंट गैर इरादी हो सकती है, यानी खुद ब खुद ही अज़ा हरकत करते रहते हैं। या ये होता है कि उसका बोलने चलने में थोड़ा डिफरेंस होता है, फर्क होता है, जिससे पता चलता है ये बच्चा अब नॉर्मल है, ये बड़ा लोग बंदे हैं तो अब नॉर्मल है। मेल जोल में थोड़ा फर्क होगा। तो डिस्कनेटिक सेरिब्रल पाल्सी में क्या होता है, इसमें
ये ज्यादातर जब होता है हमल के आखिरी दिनों में, जो आखिरी 28-20 दिन या महीना 2 महीने होते हैं, उनमें ये ज्यादातर प्रॉब्लम बनते हैं, पहले नहीं होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें सर में चोट लगने की वजह से या किसी भी वजह से हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, उसकी जो हरकत है वो गैर मामूली हो जाती है, उसका लबो लहजा गैर मामूली हो जाता है, और उसकी हरकत जो वो गैर इरादी हो जाती है, यानी वो कंट्रोल नहीं कर सकता अपनी हरकत को। उसके बाद है अटॉक्सिक सेरिब्रल पॉल्सी। अटॉक्सिक सेरिब्रल पॉल्सी में क्या होता है, इसमें वैसे तो चलना फिरना उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होता, चल फिर सकता है, लॉन्ग भी चल सकता है, लेकिन छोटे छोटे काम करने इसके लिए बड़े मुश्किल होते हैं, वो नहीं कर सकता प्रॉपर तरीके से, वो बॉडी जो है मुतासर होती है। इसमें क्या होता है, अटॉक्सिक में क्या होता है, अटॉक्सी में होता है कि तवाज़ुन जो है वो अपना बरकरार नहीं रख सकता, बैलेंस नहीं रख सकता। यानी वो चलना शुरू हो गया तो बस चलता ही जाएगा, जितना मर्जी लंबा हो उसके लिए चलना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन छोटी सरगर्मियां करना उसके लिए मुश्किल है, जैसे कि लिखना पढ़ना, छोटे जोड़ों पर का जो काम है ना, वो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद है मिक्स्ड सेरिब्रल पाल्सी। मिक्स्ड सेरिब्रल पाल्सी से क्या मुराद है, इसमें दिमाग के एक से ज्यादा हिस्से, 2 3 4 5 हिस्से जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और उस तरह से बॉडी जो है वो मुतासर होती है, उसके भी ज्यादा पार्ट्स मुतासर होते हैं। मिक्स्ड के अंदर जितना दिमाग के यानी एक से ज्यादा हिस्से मुतासर होते हैं, उस वजह से बॉडी के भी ज्यादा हिस्से मुतासर होते हैं, एक से ज्यादा। ये मखलूत दिमागी फालज होता है, इसमें दिमाग के ज्यादा हिस्से मुतासर होते हैं, जिसके वजह से बॉडी के भी ज्यादा हिस्से डिस्टर्ब होते हैं, जो उसकी मोटर है वो उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, उनका ज्यादा नुकसान हो चुका होता है। तो अब आते हैं, ये 4 किस्में थी जो हमने समझी हैं, पढ़ी हैं, देखी हैं। तो अब इनका ट्रीटमेंट की तरफ। अब ये कहीं भी ढकी छुपी हुई बात नहीं है, जो लोग इसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उनको भी पता है। या तो एलोपैथी में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको मल्टीविटामिन देते हैं, कैल्शियम देते हैं, विटामिन डी देते हैं, आयरन देते हैं, इस तरह की चीजें देते हैं। जबकि ये मामला पीछे कुछ और होता है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता इसलिए। दूसरा, अगर उसको मल्टीपल हार्ट डिजीजेस भी हैं, जैसे बार बार नमूनिया का होना, बार बार बुखार का आना, और उसके साथ जो है मिर्गी के दौरे पड़ना, फिट्स आना, झटके लगना, या इस तरह की कोई भी उसको प्रॉब्लम्स और भी हैं साथ, तो वो उनकी दवाई चलती है, जैसे कि एपीवाल देते हैं, लोआट्रल देते हैं, सीजोनिल देते हैं, इस तरह की एपीवाल, फिनोबार्बिटोन देते हैं, इस तरह की चीजें देती है। ये दिमाग को वक्ती तौर पर सुन्न कर देती हैं, रिलैक्स कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसको फिट्स वो नहीं आते, दौरे नहीं पड़ते, झटके नहीं लगते, तो मरीज समझता है कि बेहतर हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वो सिर्फ उसको आर्जी रिलीफ दिया जाता है, आर्जी सुकून दिया जाता है, दिमाग के उस हिस्से को सुन्न कर दिया जाता है, जिसकी वजह से फिट्स आ रहे होते हैं, या झटके लग रहे होते हैं, या दौरे पड़ रहे होते हैं। तो मरीज को इस बात की जो है अवेयरनेस नहीं होती, पेशेंट को, वो तो ये देखता है कि मुझे फायदा हो रहा है, इसलिए उसको लॉन्ग टर्म यानी लाइफ टाइम दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। मुश्किल क्योर नहीं होता, बल्कि जितनी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, साथ साथ दवाइयाँ भी बढ़ती जाती हैं। उसके बाद है फिजियोथेरापी। फिजियोथेरापी का जो रोल होता है वो एक्चुअली ये होता है कि किसी वजह से, चोट लगने की वजह से या किसी और वजह से फिजिकल प्रॉब्लम हुआ है, फिजिकली तौर पर बॉडी मुतासर हुई है, यानी कि कोई खिंचाव आ गया पट्टे के अंदर, किसी जोड़ के अंदर खिंचाव आ गया, चोट लगने के बाद से उसके कोई जोड़ बैंड हो गया है, या जोड़ों के अंदर कोई दर्द आ गया यूरिक एसिड की वजह से या किसी और वजह से, तो वहां पे अगर आप फिजियोथेरापी करवाएंगे तो वो आपको फायदा देगी, क्योंकि वो फिजिकल प्रॉब्लम है तो उसको फिजिकल तरीके से ठीक किया जाता है। जबकि ये जो प्रॉब्लम है ये दिमाग के अंदर है, मेंटली प्रॉब्लम है, उसके सेरिबलम के अंदर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसके दिमाग का इलाज करेंगे तो उसकी बॉडी जो है वो ठीक होना शुरू होगी, इन चीजों से ठीक नहीं होगी। उसके बाद आ जाते हैं मसनूई अज़ा। कुछ लोग मसनूई अज़ा लगवा लेते हैं, बूढ़ लगवा लिए,
या फर्ज करें उन्होंने कोई ऐसी स्पोर्टें लगवा ली, टांगे लगवा ली, बेल्ट कमर को लगवा लिया बैलेंस रखने के लिए, तो इनका कोई खास फायदा नहीं होता। हाँ, जहाँ हाथ कट गया है, पाँव कट गया, उंगली कट गई है किसी बीमारी की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से, वहां पे आप औजार लगवाएंगे तो उनका आपको फायदा होगा। वो आपका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है, मुश्किल ट्रीटमेंट है, क्योंकि इसके अलावा कोई हाल नहीं है। लेकिन ऐसे बच्चों को ये लगवाना ये गैर जरूरी है, और बल्कि नुकसान है, क्योंकि प्रॉब्लम उसके पट्ठों में या उसकी बॉडी के अंदर नहीं है, बस एक्चुअली जो प्रॉब्लम है उसके माइंड के अंदर है, दिमाग के अंदर है, सेरिबेलम के अंदर है। जो फंक्शन है दिमाग के उनके अंदर है। दिमाग का जितना हिस्सा डैमेज होता है जिस बीमारी की वजह से, जैसे कि हमने पहले बताया, उसके लिए कई सारी ये रीजंस हो सकते हैं। नंबर एक तो ये हो सकता है कि पैदाइश यानी कि जेनेटिकली पीछे दादा दादी में, नाना नानी में कोई बीमारी ऐसी है जो लाइलाज हो, तब ये मसाइल आ जाते हैं, कन्वर्ट होते हैं, वो शक्लें बदल लेता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ आए, वो बच्चों में शक्ल बदल के भी आ सकता है। उसके बाद से होता है कि माँ जो इन्फेक्टेड हो, उसका एग इन्फेक्टेड हो, या ये होता है कि उसके हार्मोन्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, तब ये मसाइल हो सकते हैं। और उसके बाद जो दूसरे हैं, या मालदा हमल के दौरान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही हो, या कोई ऐसी बीमारी हो गई होगी जिसके अंदर उसको झटके लगे हों, या बहुत ज़्यादा वॉमिट होने से, या इस तरह के कोई उसको मसाइल हुए हों, डिप्रेशन स्ट्रेस वगैरह आ गया हो, तो तब ये मसाइल हो जाते हैं। उसके बाद से ये होता है कि डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी से पहले कुछ मसाइल हो जाएं चोट लगने की वजह से, या 28 दिन के बाद बच्चे की पैदाइश के बाद भी ये मसाइल आ जाते हैं, जैसे मेनिंजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार जिसे हम कहते हैं, टाइफाइड बुखार कहते हैं, या कोई तेज बुखार हो गया हो, या कोई और मसला बन गया हो, तो तब भी ये मसाइल हो जाते हैं। इसके अलावा जो है ना, इनका है, इनकी बेस पे जो ट्रीटमेंट किया जाएगा, इनको देख के ट्रीटमेंट किया जाएगा। हाँ, एक ये है कि स्पर्म अगर किसी वजह से इन्फेक्टेड हो गया है, डिस्टर्ब है, तो वो भी बच्चे ऐसे पैदा हो सकते हैं। तो कि एक सही सारे मसाइल होते हैं, उनको देखना होता है। जब वो चीज़ें को कंट्रोल करेंगे, उनका ट्रीटमेंट करेंगे कि जिस वजह से दिमाग का हिस्सा डैमेज हुआ है, उस हिस्से को जब हम ट्रीट करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसका इलाज करेंगे, तो वो बेहतरी जो आएगी वो एक परमानेंट बेहतरी होगी, मुश्किल बेहतरी होगी, जो कि होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी इसकी रिसर्च है, इसका ट्रीटमेंट है, इसका इलाज है। तो उससे बच्चे काफ़ी बेहतर हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ऐसे बच्चों के नंबर भी आपको दे सकता हूँ, बता सकता हूँ, जिनके बच्चे जो हैं काफ़ी हद तक बेहतर हुए हैं और उनके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। उनके हमने इसी यूट्यूब के ऊपर कुछ फॉलोअप भी लगाए हैं, वीडियोस भी लगाई हैं, वहां पे भी आप देख सकते हैं। तो होम्योपैथी के अंदर इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे लोगों तक पहुंचे जो ऐसे मसाइल के अंदर घिरे हुए हैं, वो ताकि वो अपना देख कर अपने बच्चों का ट्रीटमेंट करवाएं, उनका फ़ायदा हो जाए, आपके लिए और हमारे लिए सदका जारिया बन जाएगा। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।